दिलीप कुमार का पहला घर, पाकिस्तान से क्या खबर? गलियां जिसमें गुजरा बचपन, सबको याद कहानी 55। दिलीप कुमार की मशहूर हवेली क्यों बन गई एक पहेली? ट्रेजेडी किंग की कहानी पाकिस्तान से एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिलीप कुमार एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई उपलब्धियां भी अपने नाम की। लेकिन दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। कल उन्होंने हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस खबर से भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी गम का माहौल है, क्योंकि उनका जन्म पेशावर में हुआ था। उनकी पुश्तैनी हवेली पेशावर में है। आखिर पाकिस्तान के पेशावर से जुड़ी दिलीप कुमार की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिलीप कुमार बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर हस्ती जिनके चाहने वाले भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी खूब हैं। इसकी एक वजह दिलीप साहब की शानदार एक्टिंग थी, तो दूसरा उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और उनका बचपन पेशावर के गली मोहल्लों में गुजरा। दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था, लेकिन जब करियर बनाने के लिए वो मुंबई आए तो नाम दिलीप कुमार रख लिया। लेकिन पेशावर से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में ये दिलीप कुमार साहब की करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी हवेली है। वो हवेली जिसमें दिलीप कुमार का जन्म हुआ था, वो हवेली जिसके आंगन में दिलीप कुमार पले बढ़े। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। हालांकि अब यह हवेली करीब करीब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दिलीप कुमार के पिता ने इस हवेली को करीब 1 सदी पहले 5000 रुपए में खरीदा था। बंटवारे के बाद दिलीप कुमार परिवार के साथ भारत में बस गए। हालांकि इस हवेली को कई लोगों द्वारा बेचा और खरीदा गया, लेकिन दिलीप साहब के दिल में उनका पुश्तैनी घर बसता था। किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में जन्मे दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के दिल में ये पाकिस्तानी शहर बसता था। मुंबई में इतनी शोहरत मिलने के बाद भी दिलीप कुमार को अपने शहर और अपने पुश्तैनी घर की हमेशा याद आती थी। एक बार दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि मेरा पेशावर में बीता बचपन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। साल 1999 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पेशावर की गलियों से वो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अरे भाई, क्या था वो, अलग मुल्क तो था ही नहीं, एक ही मुल्क था, नाम दूसरा रख दिया उसका। और फितरी बात जो है, इंसान वहाँ जाइएगा, आप गए हैं? गया। तो खाना भी मिलना भी वही, बातें भी वही, पहचानना मुश्किल है कौन अलग है कौन क्या। हाँ, तो कदरें भी वही हैं। मैं तो गलियों गलियों से वाकिफ हूँ, उन बागों से भी वाकिफ हूँ। 1999 तक पेशावर छोड़े हुए दिलीप साहब को करीब 5 दशक हो गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान सिर्फ 3 बार ही गए। जब यह सवाल उनसे पूछा गया, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे रहे। तो पाकिस्तान सिर्फ आप 50 साल में 3 बार क्यों गए? मुझे फुर्सत ही नहीं थी। मेरे पास भाई थे, 4 भाई, 6 बहनें, उनकी तालीम, वो घर मेरा, काम मेरा, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, क्या नाम है उसका। मैं समझता था शायद एक आध फिल्म में या 2 में ही मुझे पहचान लेंगे, कि इसको आता जाता तो कुछ है नहीं, तो बोलेंगे भाई माफ़ करो, हमसे गलती हो गई। तो कोशिश करता था, क्योंकि आमदनी की ज़रूरत थी। वैसे मुंबई में बसने के बाद पाकिस्तान ना जाने की एक नहीं कई वजह थी। वो परिवार को पाकिस्तान की बंदिशों में बांधना नहीं चाहते थे, जहां बहन बेटियों को बुर्के में रहना पड़ता।
अच्छा, ये जब मुल्क तकसीम हुआ तो कहते हैं कि बात आपको भी थी कि आप भी पाकिस्तान जाइए, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं गए और आपकी बहनें भी पाकिस्तान नहीं गई। सवाल ही नहीं था। तो इसकी वजह क्या थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा माशरा उनका यहीं का था। उनमें से 4 बहनें तो यहीं पैदा हुई, दोनों भाई यहाँ पे पैदा हुए और यहीं पढ़े लिखे, यहीं स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए। उठना बैठना अगर वहाँ चले जाते तो वहाँ के खानदान में सब बहनों को बुर्के में बिठा डाल दिया जाता। पेशावर में दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली 101 वर्ग मीटर में फैली हुई है। साल 2014 में तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। इस ऐतिहासिक इमारत के मालिक ने कई बार इसे तोड़कर कमर्शियल प्लाजा बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी सभी कोशिशों को रोक दिया गया क्योंकि पुरातत्व विभाग इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन्हें संरक्षित करना चाहता था। अब इस हवेली की पाकिस्तान सरकार ने 80,56,000 रुपए कीमत लगाई है क्योंकि पाकिस्तान सरकार इसे म्यूजियम बनाना चाहती है। हालांकि हवेली के वर्तमान मालिक कहते हैं कि उन्हें इसकी कीमत कम मिली है, लेकिन वो सरकार को हवेली नहीं बेचना चाहते। लेकिन दिलीप कुमार के चाहने वाले इस बात से खुश हैं कि उनकी पहचान और धरोहर को सुरक्षित रखा जाएगा। दिलीप कुमार ने अपनी पहचान बनाई और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ तो उनके प्रति पाकिस्तान का प्रेम भी जागा। पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दिलीप कुमार को सम्मानित किया, लेकिन दिलीप कुमार हमेशा दिल से हिंदुस्तानी रहे। जब पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा तो उन्होंने सम्मान को लेने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह भी ली थी। वाजपेयी की सलाह के बाद 1998 में दिलीप कुमार पाकिस्तान इस अवार्ड को लेने गए थे। हालांकि बुधवार की सुबह दिलीप साहब की जिंदगी की आखिरी सुबह साबित हुई और 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन अपने पीछे कई किस्से कहानियां दिलीप कुमार छोड़ गए हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन 5 दशक के अपने करियर में दिलीप साहब ने जो मकाम हासिल किया, वो असर छोड़ा, वो हमेशा हमेशा रहेगा। इस दौरान दिलीप कुमार की 60 फिल्मों में आपने उनकी अदाकारी देखी है, उनके शानदार किरदार देखे हैं, लेकिन सिनेमा के साथ उनका अफसाना किसी गुप्त खजाने से कम नहीं है। जितनी तहें आपको देते चले जाएंगे, आप उनसे और जुड़ते चले जाते हैं। पेशावर से लेकर मुंबई तक के उनके सफर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो आपके लिए अनसुना है। ये साल 1943 का वक्त था। यूसुफ अपने अब्बा के डूबते कारोबार को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे थे। इसी सिलसिले में लाला गुलाम सरवर ने अपने बेटे यूसुफ को अपने पुराने दोस्त डॉक्टर मसानी के पास मशवरे के लिए भेजा। डॉक्टर मसानी जानते थे कि यूसुफ की अंग्रेजी और उर्दू पर बड़ी मजबूत पकड़ है, साथ ही लिटरेचर पर भी उनकी समझ कमाल की है। सो उन्होंने यूसुफ को देविका रानी से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर मसानी देविका रानी के फैमिली डॉक्टर थे। ऐसे में यूसुफ को देविका रानी से मुलाकात में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी थी। फिर आया वो लम्हा भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अदाकार की खोज बस पूरी ही होने वाली थी। यूसुफ देविका रानी से मिलने बॉम्बे टॉकीज पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने देविका रानी से अपने लिए बॉम्बे टॉकीज में बतौर राइटर काम मांगा, लेकिन देविका रानी उनमें कुछ और ही तलाश रही थी। यूसुफ का खूबसूरत चेहरा और बड़ा ही नफासत वाला अंदाज उनको बेहद पसंद आया और उन्होंने यूसुफ खान को 1000 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक्टर रख लिया। ये एक बड़ी रकम थी, इसलिए यूसुफ इनकार नहीं कर सके, लेकिन उनके मन में एक ही डर था कि अपने अब्बा को क्या कहेंगे, जिन्हें फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बीच देविका रानी ने कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर कोई नया नाम रखना होगा। उन्हें कई नाम सुझाए गए, लेकिन बात बनी एक नाम पर, दिलीप कुमार। यूसुफ अब दिलीप बन चुके थे। जो भी हो, उन्हें बड़ी तसल्ली हुई कि इससे उनके अब्बा को उनके फिल्मों में काम करने की बात मालूम नहीं पड़ेगी। घर पर उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि उन्हें गैलेक्सो कंपनी में नौकरी मिल गई है। बस क्या था, लाला साहब बेहद खुश हुए और कहा कि गैलेक्सो कंपनी के बिस्किट रोज घर आ जाने चाहिए। अब अपने इसी झूठ में दिलीप बुरे फंसे थे, लेकिन उन्होंने फिर एक तरकीब खोज निकाली। अपने एक दोस्त से कहा कि उसे जहां कहीं भी गैलेक्सो बिस्किट मिले पार्सल बनाकर उन तक पहुंचा दिया करे। वो रोज गैलेक्सो बिस्किट लेकर अपने घर पहुंचते और सभी खुश हो जाते। दिलीप का ये खेल बड़ी मस्ती से चल रहा था।
कि एक रोज उनका सारा भांडा फूट गया। और ये भांडा फोड़ने वाला कोई और नहीं, द ग्रेट पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बशेश्वर नाथ थे। दिलीप साहब के अब्बा बशेश्वर नाथ को कंजर कहकर चिढ़ाया करते थे, क्योंकि उनके बेटे पृथ्वीराज फिल्मों में काम करते थे। बशेश्वर नाथ को कहीं से फिल्म ज्वार भाटा का पोस्टर मिल गया और वो ये पोस्टर लेकर लाला सरवर के पास पहुंच गए। अपने बेटे की असलियत जानकर लाला जी बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने कई दिनों तक यूसुफ से बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर्दे पर अपने किरदारों में और जिंदगी में अपनी मोहब्बत में ट्रेजेडी के साथ जीते रहे। कामिनी कौशल से उनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई और मधुबाला के साथ उनकी आशिकी मधुबाला के अब्बा की खिलाफत की भीड़ चढ़ गई। ये प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन इसके चर्चे अखबारों की सुर्खियों से लेकर कोर्ट के कटघरे तक पहुंच गए। दिलीप साहब की कहानी इस दास्तान के बिना अधूरी है। दिलीप साहब और मधुबाला की मोहब्बत की दास्तान ही कुछ ऐसी है। 40 के दशक में बला की खूबसूरत मधुबाला से पहली बार मुलाकात ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी, लेकिन माना जाता है कि दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी फिल्म हर सिंगार की शूटिंग के दौरान। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 1952 में फिल्म तराना की रिलीज होते होते दोनों की मोहब्बत के किस्से आम होते चले गए। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी हिट हो गई। हालांकि मोहब्बत के मामले में दिलीप कुमार का तजुर्बा अब तक अच्छा नहीं रहा था। मधुबाला से पहले दिलीप कुमार को तब की बेहद खूबसूरत हीरोइन कामिनी कौशल से मोहब्बत थी। कामिनी कौशल शादीशुदा थी और इसी वजह से दिलीप साहब अपनी मोहब्बत को अंजाम नहीं दे सके। कामिनी कौशल के प्यार में चोट खाए दिलीप साहब को मधुबाला के साथ से सुकून के पल मिले। कहते हैं कि 1951 में फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार को देखकर दीवानी हुई मधुबाला ने अपने हेयर ड्रेसर के हाथों प्यार का पैगाम उनके पास भेजा और उस पर लिखा था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये गुलाब कबूल कीजिए। प्यार के नजराने का साथ मिला तो ये पैगाम दिलीप साहब के दिल में मधुबाला के लिए मोहब्बत के गुल खिला गया। 1954 में रिलीज हुई फिल्म अमर तक तो दोनों की मोहब्बत के किस्से इतने आम हो गए कि बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान तक पहुंच गई। उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि पर्दे पर जलवे बिखेरने वाली उनकी बेटी दिलीप कुमार के प्यार के चक्कर में पड़े। अताउल्लाह खान की मनाही के बावजूद मधुबाला को दिलीप साहब ने अपनी फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर बुलाया और फिर दिलीप कुमार मधुबाला का हाथ पकड़कर स्टेज तक ले गए और जमाने को दिखा दिया कि उनकी जिंदगी में मधुबाला की अहमियत कितनी है। हालांकि मधुबाला अपने पिता की खिलाफत नहीं कर पा रही थी। ऐसे में दिलीप कुमार के दिल में बैठ गया कि मधुबाला उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी कि वो करते हैं। दिलीप कुमार एक दिन फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर पहुंच गए और मधुबाला से कहा, तुम घर चलो, यहाँ काजी हमारा इंतजार कर रहा है, मैं तुमसे अभी निकाह करने को तैयार हूँ। इस पेशकश पर मधुबाला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वो फिर भी ना जा सकी। फिल्म नया दौर में वैजयंती माला से पहले मधुबाला ही थी, लेकिन अताउल्लाह खान किसी भी कीमत पर मधुबाला को आउटडोर शूटिंग के लिए भेजने को राजी ही नहीं हुए। मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिलीप साहब ने गवाही दी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूं और पूरी उम्र करता रहूंगा। मैं उनके खिलाफ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इंसाफ उनके साथ नहीं। दिलीप कुमार के साथ मुगले आजम से मधुबाला का जुड़ना भी एक संयोग ही था, क्योंकि तब तक दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बातचीत तक नहीं थी। इसके एक सीन में तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को वाकई थप्पड़ जड़ दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार की कहानी भी मुगले आजम की तरह मायूस रह गई। दोनों की राहें एक दूसरे से ऐसी जुदा हुई जो फिर कभी नहीं मिली। प्यार में खाई इसी ठोकर का दर्द असल जिंदगी में दिलीप साहब के दिल में कुछ यूं चुभा कि उसका असर उनकी अदाकारी पर हमेशा के लिए अपना असर छोड़ गया।
और दिलीप साहब बन गए ट्रेजेडी किंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।